नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज से हम लोग एक बेहद खास एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं और जिस शख्सियत पर यह एकाग्र है, उस शख्सियत का हमारे लिए कई कई मायनों में महत्व है। वह व्यक्तित्व आज कई कोणों से प्रासंगिक है, पहले भी था और आज के वक्त में कुछ खास रूप से ही। मित्रों, आज आप सभी अवगत हैं कि जाने माने राजनीतिक कर्मी, विचारक और बेहद सरल, सहज स्वभाव के समर्पित व्यक्तित्व किशन पटनायक जी का जन्मदिन है। हम सभी उन्हें इस अवसर पर याद करते हैं, नमन करते हैं और आज अगर वे हमारे बीच सशरीर होते तो अपने जीवन के 92 बसंत पूरे कर रहे होते। मगर जैसा कि हमने पहले ही यह बात रखी कि वे आज भी अपनी सोच में, अपने शब्दों में और अपने द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों में हमारे साथ गहरे बने हुए हैं। विकल्पहीन नहीं है दुनिया, यह आशावाद से भरा हुआ स्वर है, मगर यह आशा कोरी और इकहरी नहीं है। इसमें कर्मठता से उपजे स्वर की अनुगूंज है, समाज के बीच जाकर काम करने की जद्दोजहद है, अपने देश और समाज को बेहतर बनाते चले जाने की एक अनथक कोशिश है। इसमें सभ्यता, समाज और बुद्धिजीवियों की स्थितियों पर किशन पटनायक जी मौलिक ढंग से विचार करते हैं और कई अनूठे विकल्पों की ओर हम सभी को ले चलते हैं। इसी पुस्तक के ब्लर्ब पर अशोक वाजपेयी जी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हैं, उसे सुनते हैं और उसके बाद आज के हमारे विशिष्ट वक्ता को सुनेंगे, अरविंद मोहन जी को सुनेंगे, अपने समय के वरिष्ठ पत्रकार और संपादक को सुनेंगे जो उनके साथ गहरे जुड़े हुए रहे हैं। वे उनकी दृष्टि पर बात करेंगे, उनकी सक्रियता पर बात करेंगे और उनसे जुड़ी अपनी कुछ बातें भी हमसे साझा करेंगे। वे बातें निजी होकर भी पूरे समाज के लिए होंगी। मगर सर्वप्रथम अशोक वाजपेयी जी की एक पंक्तियां आपके बीच रखता हूं। वे लिखते हैं, मैं कोट कर रहा हूं, किशन पटनायक का समाज चिंतन एक कर्मठ और विचारशील भारतीय का चिंतन है। उनके यहां विचार और कर्म के बीच असाधारण संतुलन है। उनके चिंतन में अपने लंबे सार्वजनिक और जमीनी अनुभव की छाप और आस्वाद है, पर कहीं भी उसका बोझ या दिखावा नहीं। वह वह सच्ची प्रश्नाकुलता से जन्मा है और वे उसे साफ सुथरे ढंग से संप्रेषित कर पाते हैं। यह चिंतक हमारी समझ बढ़ाता है, हमारी चिंताओं को एकाग्र करता है और हमें अपनी स्थिति पर
फिर से सोचने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा इन दिनों कम ही पुस्तकें और लोग कर पाते हैं। अशोक वाजपेयी। मित्रों, किशन पटनायक जी ऐसे ही एक विरल व्यक्तित्व रहे, जिन्होंने न जाने क्या क्या चीजें त्यागी और स्वयं को समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। तो आइए मित्रों, आज की इस पहली कड़ी में हम अरविंद मोहन जी को सुनते हैं और उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और यह भी क्या सुखद संयोग कि जब हम अशोक सिकसरिया जी पर एकाग्र कर रहे थे, उसका भी उद्घाटन वक्तव्य हमने अरविंद मोहन जी से ही सुना, और आज भी इस महत्वपूर्ण एकाग्र में हम उन्हें ही तकलीफ दे रहे हैं। मैं आप सभी मित्रों की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी बात आरंभ करें। जी, नमस्कार। सभी को नमस्कार। और ये सच है कि ये शुरुआत भी मैं कर रहा हूं और आपने बहुत कम समय दिया, लेकिन किशन पटनायक का नाम या उनसे अपना रिश्ता या उनके विचारों से अपना रिश्ता ऐसा है कि ना करना भी मुश्किल था और हाँ करना भी मुश्किल है। हाँ करना इसलिए भी मुश्किल था कि जो पढ़ाई थोड़ी चाहिए थी, जो चीज़ें याद रहनी चाहिए थी, जो क्रम तय करना चाहिए था मन से, वो वक्त नहीं मिला। अध्यापन में या फिर अभी पॉलिटिकल कमेंट्री का समय है, इन सब में लगे होने से किशन जी की बातें कहीं पीछे रही थोड़ी। जो तैयारी करनी थी वो नहीं हुई। वैसे किशन जी से मेरा संबंध करीब 25 साल रहा, 78 79 से लेके मृत्यु के समय तक का। और उनको गए भी अब 17 18 साल हो गया, तो मैं मानता हूँ कि ये संबंध अभी जारी है। और ये जारी का मतलब हो गया कि संबंध हमारा 40 45 साल पुराना है। इन 40 45 सालों में मैं ठीक से किशन पटनायक को जान गया हूँ, ये भी कहना मुश्किल है, या उनके दिमाग को या उनके विचारों को समझ गया हूँ, या कहीं से उस पर अमल करने की शक्ति बहुत आ गई हो, ये भी दावा करना मुश्किल है। एक दफ़े मैंने और योगेंद्र ने कोशिश की थी कि हम लोग उनकी जीवनी लिखें और उनकी जीवनी के लिए उनसे बातचीत करें। 2 3 सत्र में काफ़ी लंबी बातचीत हुई, अच्छी बातचीत हुई, लेकिन वो बचपन ही कवर हो पाया और नागपुर की पढ़ाई तक का वक्त कवर हो पाया। और वो इसलिए भी दिलचस्पी हमारी लगी रही कि किशन जी उन दिनों कविताएं भी लिखते थे, उन दिनों स्केच भी करते थे। उनकी पढ़ाई कई जगहों पे हुई जिसमें नागपुर प्रमुख है। और नागपुर में उन दिनों नागपुर बड़ा सेंटर था सोशल साइंस की पढ़ाई का। उन्हीं दिनों नरसिम्हा राव पढ़ाई वहाँ कर रहे थे, तो किशन जी को कुछ वो सब भी अनुभव। बल्कि महाराष्ट्र के कई नेताओं से बाद में भी जब बात होती थी, तो हम थोड़ा हैरान होते थे दूसरी पार्टियों के कि वो किशन जी को इतनी अच्छी तरह क्यों जानते हैं। तो ये सब सोर्स उस समय पता लगा। और फिर उनके कविता लिखने का या क्रिएटिव राइटिंग का या फिर कल्पना में समीक्षाएं लिखने का, मुक्तिबोध की समीक्षा बहुत अच्छी उन्होंने लिखी। गिरधर राठी बल्कि उसी से अपनी दीवानगी आरंभ करते हैं कि किशन पटनायक के प्रति उनके मन में जो उत्सुकता जगी और जो प्रेम जगा, वो एक रिव्यू से हुआ। हमने भी बाद में अशोक सेक्सरिया की कहानियां ढूंढते ढूंढते कल्पना की फाइलें पलटी बहुत बारीकी से, तो मुझे किशन जी की बहुत लंबी कविता मिली और बहुत पावरफुल कविता मिली। उस किस्म की कविताएं आमतौर पे हिंदी में लिखी नहीं जाती। किशन जी की हिंदी बहुत अच्छी थी, अंग्रेजी अच्छी थी, उड़िया मातृभाषा ही थी। बल्कि उनके हिंदी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब नित्यानंद तिवारी जी वगैरह हेड थे और डिपार्टमेंट में ऐसे लोग थे सेंसिबल, तो उन्होंने कुछ अहिंदी भाषी लेखकों की हिंदी सेवा के नाम से कि उन वो कितनी पावरफुल हिंदी लिखते हैं और कैसा गद्य लिखते हैं, इसके उदाहरण के तौर पे किशन जी की राइटिंग का एक हिस्सा पाठ्यक्रम में रखा था।
तो हम सब लोग मैं और योगेंद्र जब बात कर रहे थे तो हमारी सीमा वहीं तक रह गई एक तरह से। अभी वानी जी की किताब आई है थोड़े दिन पहले, उनकी अपनी आत्मकथा है। और उससे 79 78 के बाद के किशन पटनायक तो हमारे हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और उनका काफ़ी कुछ हम जानते हैं, काफ़ी उनका व्यवहार, उनका आचरण, उनका अपना जीवन, उनकी पढ़ाई, इन सब में हम हिस्सेदार हैं। कई दफ़े वो किताब के लिए एक कार्ड डाल देते थे कि फलां किताब ढूंढ के रखना, और हम वो किताब उनको देते थे। पुरानी किताबें जो वो पढ़े हुए होते थे, उनको दमा था तो भारी सामान लेके यात्रा करना पार नहीं लगता था, और यात्रा बहुत करते थे, तो अपनी पुरानी किताब निकाल के हमें पकड़ा देंगे कि तुम लोग ये पढ़ना। वो किताब लेके कहीं जमा करना और रखना ये सब नहीं करते थे। लेकिन जो किताब पढ़ने का मन होता था वो उस तरह से करते थे। फिर एक तरह से जब उनको एमपी होने का थोड़ा पास वगैरह मिलने लगा, वो जो हमारी जिद के चलते उन्होंने लिया, खुद से लेना नहीं चाहते थे। उसके पहले हम उनके टिकट का भी इंतजाम करते थे, रखने का। मैंने नहीं याद है कि इतने लंबे पीरियड में वो कभी दिल्ली आए हों तो किसी पेड जगह पर रहे हों। वो किसी न किसी दोस्त के, परिचित के परिवार में रहे, साथ रहे, हमारे साथ भी रुके। लेकिन हमारी स्थिति उस समय थोड़ी और कमजोर थी। फोन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घर दूर रखना होता था दिल्ली में, आउटर दिल्ली पे। तो इसलिए उनके मूवमेंट में दिक्कत होती थी, तो हम सब लोग उनको ऐसी जगह रखते थे जहाँ से थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा हो। और ईश्वरी प्रसाद जी का घर जेएनयू में, या फिर रामभूषण मेहलोत्रा जी का घर काफ़ी समय वो इस्तेमाल करते थे। रामभूषण जी का घर जोरबाग में था, तो वहाँ से वो मूवमेंट आसान था। तो इसलिए किशन पटनायक को हम बहुत अच्छी तरह से उनके सब चीज़ों को जानते हैं। लेकिन ये 80 के बाद के किशन पटनायक हैं। तो एक गैप था जो मैं कह रहा था कि वानी जी की किताब ने उसको भरा। और वो किताब और भी अच्छे ढंग से बताती है, जिस किशन पटनायक को हम जानते थे उनके कुछ जो अनजान पक्ष थे उनको और अच्छी तरह से बताती है। कि एमपी हुआ आदमी जब एमपी चुनाव बहुत मामूली अंतर से हार गया, तो फिर किस तरह का जीवन जीता था, किस तरह से वो अपना जीवन चलाता था, किस तरह से नवविवाहित पत्नी को मुश्किलों से रखना, और फिर अपनी पार्टी की पत्रिका में काम करते हुए जो थोड़ा सा वहां से मानदेय मिलता था उसके सहारे जीवन चलाना, या पत्नी जो संगीत गाती थी आकाशवाणी में या और जगहों पे, उसकी आमदनी से घर चलना, और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन चलाया। इन सब चीज़ों की जानकारी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी तरह से मिलती है, क्योंकि उस दौर के बारे में हमको बहुत पता नहीं। बल्कि हमको उनके इमरजेंसी की गिरफ्तारी का किस्सा भी बाद में मनोज वर्मा एक उनके मित्र थे, जूनियर थे, उनसे बहुत डिटेल पता लगा। क्योंकि मनोज जी भी उस समय साथ थे जब उनको गिरफ्तार किया गया। बल्कि ये दोनों खाना खाने गए थे किसी परिवार में, किसी अधिकारी के परिवार में, जिनका बेटा इनके साथ पॉलिटिकली काफ़ी जुड़े हुए थे। अनिल अग्रवाल जो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक थे, तो अनिल जी के यहाँ ही खा के जब ये लोग निकले, उसके बाद इनको जाना था जॉर्ज साहब की गिरफ्तारी के खिलाफ कोई मीटिंग हो रही थी इमरजेंसी में ही। ये अंडरग्राउंड थे किशन जी काफ़ी समय, तो उस समय तक फिर इनको अरेस्ट किया गया। बल्कि इनको नजफगढ़ ले जाया गया जो मुगल कालीन थाना है, और वहाँ अंडरग्राउंड काफ़ी जगह है। तो वहाँ मार पिटाई होती थी बहुत इमरजेंसी में, जिसको नाखून उखाड़ना और ये सब जो किस्से इमरजेंसी के चलते हैं, टॉर्चर के, पुलिस के, ये उसी थाने के ज़्यादा थे, क्योंकि वहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाती थी। लेकिन किशन पटनायक उन सब में कहीं डरे नहीं, जो बातें जानते थे, जितनी बता सकते थे उतनी बताई, और जेल में अपना समय उन्होंने गुजारा। तो वानी जी की किताब उस पीरियड को, कि कितने मुश्किल दौर में उन्होंने, और किशन जी दीवान परिवार के थे, अच्छे भले उड़ीसा के परिवार के थे, और आराम का जीवन उन्होंने जिया था। उससे भी ज्यादा बहुत कम उम्र में वो एमपी बन गए थे। लेकिन उसके बाद का जीवन जितना कठोर उन्होंने जिया, और जिस किस्म से रिश्ता रखा परिवार से, और परिवार से भी ज्यादा बाहर की दुनिया से,
वो उनके कमिटमेंट को बताने के लिए काफी है। क्योंकि उस दौर में, और हमने अभी बाद में भी देखा कि जैसे उनके एक भाई थे छोटे, जगन्नाथ जी, वो एमपी हो गए थे कांग्रेस से। और मुझे नहीं याद है कि जब किशन जी कभी दिल्ली आते थे तो वो अपने छोटे भाई से भी मिलने के लिए ऐसे भी जाते हों। कहीं मिल गए तो ठीक है, परिवार के लोग आए तो कई दफे वो भेंट होती थी। लेकिन इसलिए कि भाई हैं इसलिए उनके पास जाना जरूरी है। किशन जी का एक भांजा हमारे साथ पढ़ता था हमसे, बल्कि एक आध साल जूनियर था जेएनयू में। तो वो हमारे साथ नहीं था पॉलिटिकली, वो एसएफआई में काम करता था। और वो मिलने आता था, जब किशन जी आए तो उनसे मिलने आ जाता था। तो किशन जी का इस तरह का जीवन वाणी जी की किताब से और ज्यादा साफ होता है कि किस तरह से उनकी बनावट है, और किस तरह से उनकी सोच डेवलप हुई, और किस किस्म का कमिटमेंट था। मैं तो इस चीज को देख के हैरान रहता हूँ कि पता नहीं उनको दमा की बीमारी कब से हुई और कैसे हुई। और दमा उनको काफी परेशान करता था कई बार, बल्कि यात्रा में भी कई बार ऐसा लगा कि उनकी उसी से उनकी जान गई। और एक आध बार ट्रेन में उनको दमा का अटैक हुआ तो लगा कि वो बचेंगे कि नहीं, संयोग से उसी ट्रेन में कोई डॉक्टर चल रहा था तो उसने उनको मदद की तो वो बचे। तो इसलिए वो, लेकिन वो किस किस्म से यात्रा करते थे और कितने दिन यात्रा करते थे, और पूरे मुल्क में किस जुनून से घूमते थे। और एक दो साल नहीं, मैंने 25 साल तो हमने क्लोजली देखा। और मेरे ख्याल से उसके पहले के 25 साल से वो आदमी उसी जुनून से काम कर रहा था। और कोई नखरा नहीं, कोई जीवन में सुख सुविधा की मांग नहीं। बल्कि जब उनको पहली बार मैंने पटना में देखा था सामूहिक वार्ता कार्यालय में, तो मैं उनका भोजन देख के हैरान था। जो खाना उनके लिए आया, मुझे लगा कि कोई आदमी ऐसा खाना खा के कैसे स्वस्थ रह सकता है, और इससे जो आहार की पौष्टिक चीजें हैं वो कैसे मिलेंगी शरीर को। तो इस तरह से किशन जी रहते थे। और बाद तक मैंने देखा कि छोटी जगहों पे जहाँ कार्य करता हूँ तो दिक्कत है गाड़ी का प्रबंध करने में, तो वो बाइक के पीछे बैठ के चले जाते थे। और इसमें बल्कि वो कई दफे थोड़ी कभी फुर्सत का वक्त हो तो मजाक में कहते थे कि ये खर्चे बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। जॉर्ज को लेके, जॉर्ज की पॉलिटिक्स से उनकी सहमति नहीं थी, सहमति बहुत लंबी थी। लेकिन वो बार बार ये बोलते थे कि जॉर्ज में काफी पोटेंशियल है और जॉर्ज काफी काम कर सकते हैं। लेकिन जॉर्ज को कुछ चीजें तुरंत बदलनी चाहिए, जिसमें एक ये भी है कि वो प्लेन से चलना छोड़ दें। वो खर्चा और वो टाइम बचाएं और वो पढ़ने लिखने और दूसरी चीजों में इस्तेमाल करें, तो वो बड़ा नेता हो जाएंगे, आम लोगों के नेता हो जाएंगे। प्लेन से चलना, तो किशन जी इसी तरह से पूरे देश में यात्रा करते थे। बल्कि जब वो एमपी का उन्होंने अपना ये क्लेम नहीं किया था, पेंशन और सुविधाएं, तब तक तो एक तरह से हम सब लोग आपस में ये नियम रखे हुए थे कि जिस जगह जाएं वहाँ उनका खर्च उनके उनके ऊपर जो भी हो वो, या उनके अगले डेस्टिनेशन का टिकट, ये उनको दिया जाए। अ, किशन जी अपने पास थोड़ा बहुत पैसा रखते थे, और ये पैसा भी आमतौर पे कोई ना कोई साथी देता था। कुछ साथी थे जो नियमित पैसा देते थे, कुछ मेरे जैसे थे जो कभी पैसा, हालांकि उस समय तो हमारे पास पैसा भी बहुत नहीं होता, हमारा भी परिवार अभी शुरू हो रहा था, कैरियर शुरू हो रहा था। लेकिन कभी थोड़ा बहुत पैसा हमने दिया, और हमारे जैसे लोग जो देते थे तो थोड़ा पैसा रखे रहते थे। लेकिन आम तौर पे जो यूनिट बुलाती थी और ये करती थी वही खर्च करती थी। बाद में किशन जी को खुद लगा कि उनका आना जाना बोझ बन रहा है अपने साथियों पे, तो फिर उन्होंने पेंशन की हम लोगों की दलील मानी कि थोड़ी सुविधा से आपकी यात्रा होगी, आप अस्वस्थ रहते हैं, और दूसरा ये कि साथियों पे बोझ थोड़ा कम होगा। तो उन्होंने पेंशन वगैरह लिया, नहीं तो वो उसके भी पक्ष में नहीं थे। तो किशन जी ने इस तरह से इतने लंबे पीरियड तक काम किया। और ये पूरा काम अगर आप देखेंगे तो एक पार्लियामेंट का जो तीसरी लोकसभा है, उसमें उनका काम, और उसमें भाषा के सवाल पे, चीन से युद्ध के सवाल पे, इस तरह के 50 टॉपिक हैं जिस पे उन्होंने कहा। बल्कि दो ही लोग जीत के आए थे, बाद में तीन चार लोग और जीत के आए, मधुलिमा, डॉक्टर लोहिया, वो भी बाद के जीतने वाले थे। तो इन सब लोगों ने उस पार्लियामेंट में नेहरू की और नेहरू की सरकार की किस किस्म से चमक खत्म की,
और क्या क्या मुद्दे उठाए। बल्कि सबसे अच्छा बोलने वालों में और सबसे तैयारी से बोलने वालों में किशन जी थे उस मंडली के। तो बल्कि उनके सीनियर भी मतलब में बहुत तैयारी से बोलते थे। डॉक्टर साहब अ, के किशन जी मुरीद ही थे। लेकिन किशन पटनायक की उसमें काबिलियत उसी समय से नोटिस की जाने लगी थी। और तब वो एसवाईएस के प्रेसिडेंट थे, जो युवा विंग था समाजवादी पार्टी का, उसके प्रेसिडेंट रहे। उनके टीम में काम किए सब लोग जो नाम आप लेंगे समाजवादी मूवमेंट का, वो ज्यादातर लोग उस टीम के हिस्सा हैं। बल्कि वो लिस्ट देखिए कई दफे तब के एग्जीक्यूटिव का, तो देख के थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ी हैरानी भी होती है ये टीम क्यों और कैसे बिखरती गई। तो किशन पटनायक जिस दौर में पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, वो दौर एक किस्म के मोह का है और मोहभंग का है। उस समय तक नेहरू से, और नेहरू से ही नहीं मैं तो कहूँगा अपने समाजवादी जमात से, अपने कम्युनिस्ट मूवमेंट के लोगों, उनको ये लगता था कि बस अब क्रांति आने वाली है। एक दफे मैं किसी बड़े कम्युनिस्ट नेता से बात कर रहा था, तो बोले तुम लोग आज हमको चिढ़ाते हो और ये बोलते हो, लेकिन तुम वो सीन सोचो कि हम जब एक कॉल देते थे तो देश बंद होता था। बॉम्बे में क्या पोजीशन हुई आज़ादी की लड़ाई के आखिरी दिनों में, जब नौसैनिक विद्रोह जैसी स्थिति आई, कि हमारी क्या तुति किस तरह से बोलती थी और हम क्या व्यवहार करते थे और हम क्या उम्मीद कर रहे थे। कि धीरे धीरे चीजें बदल गई। तो सोशलिस्टों ने 52 का चुनाव इसी उम्मीद से लड़ा था कि वो तो कांग्रेस को भी पटका नहीं दे सकते। तो लोगों ने जो भी फैसला दिया जैसे दिया, और फिर इन नेताओं ने जो भी अच्छे बुरे फैसले किए, ये किशन जी वाला दौर वही है जिसमें ये एक्सपेरिमेंट होता रहा, फेल पास होने का, कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो किशन पटनायक को बहुत शुरू में ये एहसास हो गया कि इस पॉलिटिक्स से काम नहीं चलने वाला है। जब समाजवादियों का एक ग्रुप कांग्रेस में जाने लगा और गया और इंदिरा गांधी के गुणगान करने लगा, अशोक मेहता के समय से ये क्रम शुरू हुआ था, तो बाद में भी जिस किस्म के बिखराव होने लगे, तो कृष्ण पटनायक को लग गया कि इस पॉलिटिक्स से काम नहीं चलना है। और ये सिर्फ कृष्ण पटनायक का मामला नहीं था, ये केशवराव यादव का, ये इंदुमती केलकर का, श्रीपाद केलकर का, रमा मित्रा का, इन सब लोगों ने जो लोहिया के सहयोगी थे, इन सब ने मिलकर लोहिया विचार मंच बनाया। और उसके माध्यम से इनको लगा कि और कुछ अभी हम करें ना करें, विचारों की पॉलिटिक्स करेंगे। और फिर इमरजेंसी आई, इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। फिर जनता पार्टी बनी, तो उस एक्सपेरिमेंट में भी ये लोग पार्टी बने, ज्यादातर लोग पार्टी बने, लेकिन उसकी सीमा समझते हुए बने। और हम सब लोगों का जुड़ाव उनसे उसी दौर में हुआ जब युवा जनता में हम थे। और युवा जनता में एक लड़ाई चल रही थी कि हम सत्ता के साथ हैं या विचारों के साथ, और एक विचार के आधार पर सरकार को सपोर्ट करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे, या जनता पार्टी के युवा विंग। और मेरे ख्याल तब ये मेजोरिटी किशन जी के प्रभाव से ही मुख्य रूप से बन गई थी कि हम पुराने एसवाईएस की तरह चलेंगे, कि हम यूथ विंग नहीं हैं पार्टी के, हम एक स्वतंत्र युवा संगठन है जो विचारों से उस पार्टी से हमारा मेल है, लेकिन अगर काम में कहीं फर्क होता है तो हम विरोध भी करेंगे। लेकिन ये मुहिम ज्यादा नहीं चली, ये समता संगठन बना। फिर उसके बाद हम लोगों ने कई वाहिनी के ग्रुप और उत्तर बंगाल तफसीली जाति, एक आदिवासी और दलित संगठन था, वहां से लेके फिर दलित संघर्ष समिति कर्नाटक की, फिर रैयत संघ, इन कई संगठनों को लेके हमने जन आंदोलन समन्वय समिति नाम बनाने की कोशिश की। और फिर उसके बाद समाजवादी जन परिषद नाम से पार्टी बनाई। तो इस प्रयोग में किशन पटनायक को ये बहुत साफ लगता था कि बड़ी पार्टियों से और बड़े ढांचे से अब आज की तारीख में बहुत ज्यादा काम, क्रांतिकारी काम नहीं हो सकता। बल्कि वो तो समाजवाद सब के भी घिस जाने की बात करते थे कि ये सब घिस गया है, इसमें समाजवाद हमको भी नहीं इस्तेमाल करना था। समाजवादी जन परिषद में नाम इसलिए आया कि कुछ पुराने समाजवादी दोस्त उनकी इस बात पे अड़े हुए थे कि जब तक समाजवाद नहीं होगा तब तक हम साथ नहीं आएंगे। तो ये फिर बात की सहमति बनी कि वो शब्द रखना है। तो किशन जी ने एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स उसी समय से शुरू कर दी थी।
और हम देखते हैं, अगर आपको भी शायद अंदाजा होगा, लेकिन मैं तो गिन के भी बता सकता हूँ कि इस मुल्क में कम से कम 100 जगह अलग अलग किस्म के संघर्ष, कहीं जमीन का संघर्ष, कहीं पानी का संघर्ष, कहीं आदिवासी के जंगल पे आदिवासियों के हक का संघर्ष, कहीं स्कूल का संघर्ष, कहीं नहर के पानी का संघर्ष, कहीं कोऑपरेटिव, कहीं माफिया, धनबाद में माफिया के खिलाफ पैरेलल एक कोऑपरेटिव और दूसरी चीजें बना के मजदूरों के भले का काम करना, किसान आंदोलन। फिर उसके बाद जब एनरॉन आया तो एनरॉन का विरोध, ग्लोबलाइजेशन आया तो ग्लोबलाइजेशन का विरोध। भले ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस देश में ग्लोबलाइजेशन का विरोध सबसे आगे बढ़ के और सबसे पॉजिटिव ढंग से, एक अल्टरनेट की बात सोचते हुए जिन लोगों ने किया और जिन लोगों ने उसकी अगुवाई की, किशन पटनायक उसमें सबसे आगे। बल्कि वो बार बार ये कोशिश करते रहे कि देश में जितने जन आंदोलन चल रहे हैं उनको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की जाए। वो महिलाओं के आंदोलन है, वो दलितों के आंदोलन है, पिछड़ों के आंदोलन है, वो आदिवासियों के आंदोलन है, वो ये जो पर्यावरण के आंदोलन है, तो इन सारे आंदोलनों को साथ करने की कोशिश की। लेकिन किशन पटनायक उस दौर की पॉलिटिक्स में है और हम सब ने वो देखा है उनके दुख को, और कई बार सचमुच उनको रोते भी देखा है। वो यही दौर है जब उनके कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं को उन्होंने इतने मुश्किल से ट्रेन किया, वो एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, और वो एम्बिशन किशन पटनायक की पार्टी में रहते हुए पूरी नहीं हो सकती थी। तो ऐसे काफी सारे लोग, अगर नाम गिनाने हम चलेंगे तो नीतीश कुमार से लेके शिवानंद और अ, वशिष्ठ नारायण सिंह, और इवन किशन पटनायक खुद जो चुनाव हारे उड़ीसा में, वहां उनके उनके खिलाफ जो जीते वो सज्जन पुराने उनके साथी और उनके पुराने सहयोगी। और कोई भी, बल्कि एक दफे की कहानी ये है कि चंद्रशेखर जी टिकट दे रहे थे, तो बंटने की मीटिंग हो रही थी जनता पार्टी की। तो जब 10-12 लोगों के नाम के साथ ये आ गया कि ये किशन पटनायक का शिष्य है, तो चंद्रशेखर बल्कि गुस्से में उन्होंने कहा कि क्या और बाकी लोगों ने पॉलिटिकल ट्रेनिंग का प्रोग्राम बंद कर दिया है कि अकेले किशन जी ये काम कर रहे हैं। तो किशन जी के इस तरह के शिष्य, और कोई पार्लियामेंट, अभी तक की पार्लियामेंट में कह सकता हूँ कि इस बार के भी पार्लियामेंट में किशन जी के 5-7 शिष्य ऐसे होंगे जो सचमुच जिन्होंने जीरो से शुरू करके किशन जी ने जिनको ट्रेन किया हो। तो ऐसे लोग, अच्छा, और सिर्फ एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं टूटे, किशन जी के साथ के काफी सारे लोग एनजीओ में भी गए। और किशन पटनायक इस मुल्क के पहले राजनेता हैं जिन्होंने एनजीओ कल्चर के खिलाफ, विदेशी फंडिंग के खिलाफ, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन में विदेशी फंडिंग के खिलाफ बाजाबता वैचारिक बहस चलाई, और लंबी बहस हुई। और आज एनजीओ के शीर्ष पे जो बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग इस किस्म की दलीलें देते रहे एनजीओ के पैसे के लिए। बल्कि किशन जी की मौत के लिए भी ये माना जाता है कि जिस सेमिनार में वो बोलने गए थे हैदराबाद, वहां भी उन पे इसी किस्म का अटैक हुआ और इसी किस्म के लोगों ने अटैक किया, और जिसमें वो उखड़े और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस मंच पे इस तरह की बहस का जवाब नहीं दूंगा, बहस करना हो तो आप बाहर आइए, आपके मंच पे मैं इस बहस में हिस्सा नहीं लूंगा। और फिर वहीं से उनका वो दमा उखड़ा जो जानलेवा था। तो किशन जी सिर्फ बड़ी पार्टियों से विरोध बल्कि कम था, एनजीओ से तो विरोध भी किया। तो इस तरह की ट्रेनिंग देना और इस तरह के लोग तैयार करना, और मुझे हैरानी होती है जब आप कर्नाटक देखिएगा, महाराष्ट्र देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब राज्यों में इतने ठिकाने अभी भी हैं जो किशन जी के, दिल्ली, जो किशन जी की पॉलिटिक्स के साथ रहे हैं और अभी भी किसी न किसी लेवल पे किशन जी को अपना आदर्श मानते हैं। दूसरी पार्टियों में गए लोग भी, मान लीजिए कांग्रेस में आज भक्तचरण दास हैं, लेकिन आप भक्तचरण दास जी से पूछिए, नीतीश कुमार जी से पूछिए, तो वो किशन जी के बारे में जो बातें बोलेंगे, एक अव्यवहारिकता की बात वो लोग करते हैं, लेकिन व्यवहारिक पॉलिटिक्स में जाके उन्होंने क्या और बहुत तीर मारे हैं। हालांकि मैं मानता हूं कि ये लोग ज्यादा भ्रष्ट नहीं हुए हैं और लोगों की तरह, और किशन जी की ट्रेनिंग कहीं ना कहीं काम करती रही है। बल्कि किशन जी इस बात से भी थोड़े मुतमईन होते थे और इस बात का भरोसा रखते थे
कि उनके जो साथी, जो जूनियर ब्यूरोक्रेसी में गए, वो बेहतर ब्यूरोक्रेट होंगे। और ऐसा हुआ। मैं कम से कम 10 ब्यूरोक्रेट गिना सकता हूँ जो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के बाद अच्छी परीक्षा पास करके ब्यूरोक्रेसी में गए, और उन्होंने शानदार काम किया, और ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए भी, क्योंकि एक आदर्श लेके, एक समझ लेके आप वहाँ गए। बल्कि रामभूषण मल्होत्रा जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुए, तो किशन जी खुश थे कि अच्छा जजमेंट देंगे। अब ये सोचिए कि अच्छा जजमेंट अपने साथी से और अपने जूनियर से वो उम्मीद करते हैं। मैं जब खुद से किसी मीडिया के अच्छे पद पे गया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा है कि तुम वहां जा रहे हो, अच्छा लिखोगे और अच्छा लिखवाओगे। तो इस तरह की उम्मीद रखना समाज के हर सेक्शन के लोगों के साथ, और उनके जूनियर्स ने, अब घनश्याम जी ने सिवान में क्या जबरदस्त काम किया है। अभी तक घनश्याम के मरने के बाद लोग उसको याद कर रहे हैं कि लड़कियों की शिक्षा से लेके और बाकी शिक्षा के लिए घनश्याम जी ने क्या जबरदस्त काम किया। शिवपूजन जी ने अपने इलाके में क्या जबरदस्त काम किया। धनबाद में केबी सहाय और विश्वनाथ बागी जैसे साथियों ने क्या काम किया। तो उत्तर बंगाल के 4 जिलों में हमारे साथी जो पंचायत के लेवल चुनाव बड़ा नहीं जीत पाए, लेकिन पंचायत के लेवल पे जहां वो हैं, इवन सुनील ने जो तवा बांध पे कोऑपरेटिव बना के और मछली का जो काम शुरू किया, कराया, आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ते हुए उनको वो एक स्कोप दिखा, तो उन्होंने, तो इसलिए किशन जी का काम सिर्फ ये नहीं था कि वो पॉलिटिक्स में आदमी तैयार करो या खुद तैयार हो और चुनाव लड़ो जीतो। किशन जी को चुनाव लड़ने का, जीतने का बहुत अवसर आया। जनता दल जब बना तब उनको ये ऑफर था कि नहीं, आप सिंबल पे लड़िए। तो किशन जी का ये कहना था कि सिंबल पे लड़ने के बाद हमारी बाध्यता हो जाएगी कि व्हिप माने पार्टी का, और पार्टी व्हिप कई बार नाजायज चीजों के लिए भी हमको मानना पड़ेगा। तो बल्कि अपने ग्रुप के कई सीनियर्स का भी मानना था कि सिंबल लेके ही लड़ना चाहिए। तो हमारे जैसे लोगों ने, हम तो काफी जूनियर थे, हमने कहा कि नहीं, फिर तो हम ये भी वकालत करेंगे कि उनको मंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री बनेंगे तो कुछ ज्यादा काम कर लेंगे। किशन जी ने बोला ठीक, यही बात मेरे मन में थी जो तुम बोल रहे। तो उन्होंने वो सिंबल लेने से मना किया और चुनाव हार गए, जमानत जब्त हुई। बल्कि वो उस खर्च का भी हिसाब उन्होंने जिस तरह से दिया कि एक आदमी के चुनाव पे इतना खर्च कैसे होगा, और वो खर्च मेरे ख्याल से 3 लाख रुपए के आसपास था। जो लोकसभा चुनाव में 3 लाख रुपया, आपको मालूम है कि कैंडिडेट्स का क्या, 3 लाख रुपए का कोई कोई गिनती नहीं होती। तो किशन जी ने खुद चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के पक्षधर थे, अपने साथियों को भी चुनाव लड़ाया कई जगह, जहां नीचे से कैंडिडेट का नाम आया, जो पुराने जमाने में पार्टियां करती थी कि बुनियादी इकाई अगर नाम भेजती है इतने परसेंट बुनियादी इकाई, तो फिर आप उसके बाद से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो उस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ाया, पैसा दिया, खुद गए आए। कैंडिडेट कितना भी कमजोर हालत में रहा, जैसे हमारी एक साथी हैं काफी सीनियर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हर बार चंदा दिया, हर बार इस प्रोजेक्ट पे साथ दिया, लेकिन वो चुनाव कैंपेनिंग में जाने से बचती थी, क्योंकि उनको ये एम्बेरसिंग लगता था कि हम 50 लोगों की और 100 लोगों की सभा में भाषण दे रहे हैं और हमारे कैंडिडेट को 2,000 और 1,500 और 3,000 वोट आ रहा है। लेकिन किशन पटनायक को इस चीज में कभी कोई शर्म नहीं आई, और कभी उन्होंने इसमें कोई कमी नहीं रखी अपनी ओर से। वो जहाँ कैंडिडेट लड़ाने का फैसला हुआ, वो उन्होंने कोशिश की कि वहाँ पूरी ताकत लगा के वहाँ कैंपेनिंग करें। अभी भी संजोग से ऐसा है कि किशन पटनायक और उनके ग्रुप का कोई भी आदमी इस सिस्टम में चुनाव नहीं जीत पाया। किशन जी खुद भी नहीं जीत पाए, और बाकी, लेकिन इससे किशन पटनायक की पॉलिटिक्स कम नहीं हुई, और पॉलिटिकल व्यस्तता कम नहीं हुई, और पॉलिटिकल काम कम नहीं, दिन रात लग, बल्कि उनके काम का अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल कीमत देने में वानी जी को बहुत ज्यादा कीमत देनी पड़ी, क्योंकि वो अकेली थी, अकेली रही। बाद के दिनों में जब वो शिक्षक हो गई तो वो अकेली रही, और ये तय किया था दोनों ने कि वो संतान पैदा नहीं करेंगे। ये भी सामाजिक काम के लिए ही ये फैसला था, लेकिन पूरा जीवन उनको लगभग अकेले जीना पड़ा। किशन जी आते थे, बल्कि आते थे तो काम थोड़ा बढ़ जाता था, क्योंकि किशन जी के साथ लोग आएंगे, मिलने जुलने वाले आएंगे। तो भी वानी जी का जीवन जो है काफी शानदार रहा, मैं कहूँगा।
कि उन्होंने अपना जीवन जिस तरह से जिया, किशन पटनायक को सपोर्ट किया। लेकिन किशन जी ने कभी थकने हारने का नाम नहीं लिया। वो लगातार ये काम करते थे। और इस काम में जो पुराने जमाने की चीजें थी, पॉलिटिकल ट्रेनिंग और इसकी, कि शिविर लगाना, कैंप लगाना, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण में उस व्यवस्था को चलाना जो पहले चलती थी, और इन सब के ऊपर पत्रिका का प्रकाशन। पहले चौरंगी वार्ता नाम से पत्रिका निकलती रही कलकत्ता से, और फिर जन मैनकाइंड में काम किया खुद ही। और फिर उसके बाद चौरंगी के बाद जब इमरजेंसी में चौरंगी बंद हो गई, तो सामयिक वार्ता का प्रकाशन शुरू हुआ, जो अभी हाल तक निकलता रहा है रेगुलर। इधर आके इरेगुलर हो गया है। वो किशन जी के जाने का भी एक असर है, क्योंकि किशन पटनायक ने खुद जितना उसके लिए समय दिया, जितनी ऊर्जा लगाई और जितना कुछ लिखा उसके लिए, और जितना उस पर ध्यान देते थे, वो चाहे जहां भी होते थे, दौरे में हो कहीं हो, लेकिन वो वार्ता में क्या कुछ जा रहा है, क्या कुछ जाना चाहिए, किससे लिखवाया जा सकता है, कौन लिख सकता है, जो खुद से पार लगा अपने से ट्रेन में लिखते थे। बल्कि उनकी अधिकांश राइटिंग, जो हमारे पास भी कुछ पड़ी होगी उसकी कॉपी, वो ऐसी है कि वो चिट्ठियों के दूसरी तरफ, किसी सर्कुलर के दूसरी तरफ, पीछे तरफ, क्योंकि कागज पैड बहुत व्यवस्थित रख चलते नहीं थे, तो उस तरह के कागज पे भी उन्होंने ट्रेन यात्रा में, आप सोचिए यात्रा में किस तरह से इतने गंभीर चीजें लिखी हैं। और वो वार्ता में रेगुलर, बाकी किसी का कमिटमेंट पूरा हो ना हो, लिखने का आग्रह उनको बहुत जगह से होता था, तो बाकी का किसी का कमिटमेंट पूरा हो ना हो, वो वार्ता के लिए नियमित लिखते थे। बाद में उड़ीसा में लिंगराज जब काम करने लगे, तो विकल्प विचार नाम से पत्रिका वहां निकली, उसके लिए भी लगातार उन्होंने लिखा। और इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में जो अलग जगह, जो जिस किताब का जिक्र आप कर रहे थे, वो उसी पत्रिका में छपे लेखों का है। बल्कि उसके आधार पे जो सबसे पहली किताब बनी, जो मैंने संपादित की, वो ये था, भारत शूद्रों का होगा। और वो इतनी जबरदस्त और इतनी बड़ी थ्योरी है, मुझे लगता है कि मुल्क में आज भी उस थ्योरी की जरूरत है। और वो किशन पटनायक के बौद्धिक क्षमता का शायद सबसे बड़ा प्रमाण। बाकी लेखन भी, मैं उनके किसी लेखन को कमजोर नहीं मानता, और लेखन से भी ज्यादा उनके भाषण मुझे याद हैं। उतना बढ़िया पब्लिक ओरेटर मुझे नहीं लगता कोई। मैं सुनता तो हूँ कि सुभाष बाबू बहुत बढ़िया बोलते थे, और मौलाना आजाद बहुत बढ़िया बोलते थे, उस जमाने की कहानियां सुनते हैं हम लोग। लेकिन मैंने किशन पटनायक से बढ़िया किसी को भाषण देते नहीं सुना। जिस दिन उनका दिन हो और जिस दिन वो मूड में हो बोलने के, वो घंटा 2 घंटा भी बोलेंगे तो एक आदमी छू नहीं करता था। और क्या जबरदस्त चीजें उन्होंने बोली हैं। उनके भाषणों का भी संग्रह आना चाहिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी जुटाएं। और जो लिखा है उसका संग्रह भी आना चाहिए, उसके संग्रह आए हैं, लेकिन सब मिला जुला के भी एक साथ आना चाहिए, क्योंकि वो आगे के लिए काफी सारी चीजें बताएंगे। जिस पहली किताब का जिक्र मैं कर रहा हूँ, भारत शूद्रों का होगा, वो बेसिकली उस दौर की किताब है, उस दौर का उनका लेखन है, जिस दौर में ग्लोबलाइजेशन, मंडल और कमंडल, ये तीनों शुरुआत कर रहे थे। और किशन पटनायक पहले ऐसे बौद्धिक हैं जो बहुत साफ ढंग से कहते हैं कि 3 प्रोजेक्ट अभी हिंदुस्तानी समाज में चल रहे हैं, और इन प्रोजेक्ट्स में 2 नुकसानदेह हैं, ग्लोबलाइजेशन और कमंडल। और मंडल में ये पोटेंशियल है कि समाज के कमजोर और गरीब लोगों को आगे करके उनकी ऊर्जा के सहारे इन दो से लड़ाई लड़े। लेकिन वो बार बार ये चेतावनी देते हैं कि अगर मंडल की लीडरशिप कमजोर हुई, गलत हुई, तो फिर ये शक्तियां जीत जाएंगी, और ये क्या, ग्लोबलाइजेशन जीतेगा। और सारी, वो कमंडल को भी मानते थे कि ये ग्लोबलाइजेशन का की सहायक शक्ति। और आज की तारीख में जब मोदी सरकार सारे मुल्क की संपदा बेचने में लगी है, सब चीजें अ, निजी कंपनियों को और विदेशी कंपनियों के हवाले करने में लगी है, डिफेंस समेत, तो किशन पटनायक की चेतावनी बार बार याद आती है कि उस आदमी ने आज से 25-30 साल पहले ये चेतावनी दी थी, तब जब चीजें शुरू ही हो रही थी। और उस समय एक दौर में हमारे कम से कम हिंदी पट्टी में जिस तरह से पिछड़ा इमरजेंस हुआ मंडल का, उससे लगा कि किशन जी की ये भविष्यवाणी भी सही है कि यही शक्ति जो है वो इनका मुकाबला करेगी। बल्कि ये जो शीर्षक है, ये उनके एक लेख का आखिर था,
कि ये विवेकानंद के कथन के साथ उन्होंने कहा था कि भारत शूद्रों का होगा और शूद्र ही भारत का ये संचालन करेगा। हमने उसको जबरदस्ती शीर्षक किताब पे बना दिया, तो उसको लेके थोड़ा उनके मन में भी संशय था, हमारे मन में भी संशय था कि सारे पिछड़े वर्ग को शूद्र कहने से कहीं कोई नाराजगी ना हो। लेकिन हमने पाया कि वो किताब इतने प्रेम से लिखी गई थी और इतनी तार्किक बातें थी कि किसी भी पिछड़ा लीडर ने, ओबीसी लीडर ने शूद्र शब्द पे आपत्ति नहीं की, और उसको सब ने माना कि ये एक पोटेंशियल है। लेकिन हम देखते हैं कि पिछड़ा लीडरशिप किस किस्म से कमजोर पड़ा, और कमंडल के पीछे पीछे ग्लोबलाइजेशन की ताकत इतने ताकतवर ढंग से मुल्क पर हावी हो गई, और वो ताकत आज हमको हर फील्ड में दिखाई दे रहा है, खेती से लेके फौज और हेल्थ और एजुकेशन। आप जिस फील्ड को भी देखने चलेंगे आपको दिखाई देगा कि ग्लोबलाइजेशन ही असली चीज है। पीछे पीछे सरकार उसके वो जो कहती उधर के लोग जो कहते हैं सरकार उसकी तर्ज पे नाचती। ये मनमोहन सिंह भी कर रहे थे, ये और लोगों ने भी किया, लेकिन जिस बेशर्मी से मोदी सरकार कर रही है वो मनमोहन सिंह के समय भी नहीं था। शुरुआत तो सब उसी समय हुई, लेकिन आज वो चीजें ज्यादा मारक और आक्रामक ढंग से कही जा रही हैं, और आड़ आप देख रहे हैं कहीं हिंदुत्व का, कभी राष्ट्रवाद का नाम लेके आड़ एक पैदा किया जा रहा है। तो इन चीजों को किशन पटनायक ने सबसे पहले देखा। किशन पटनायक ने मैं तो बल्कि पहले के लेख भी उनके देखता हूँ कि वो इतने वैज्ञानिक ढंग से और इतने तार्किक ढंग से चीजों को परिभाषित करते हैं। जैसे हिंदुस्तान में पिछड़ेपन का बेसिस क्या माना जाए, या अपनी पॉलिटिक्स के लिए कैसे बेस बना है, वो बहुत साफ कहते हैं कि जमीन या पैसा और जाति और अंग्रेजी और जेंडर, ये चार पांच चीजें ऐसी हैं जो डिप्राइवेशन को बताती हैं। और इसी में अगर एक चीज किसी के पास है, अगर वो सिर्फ ब्राह्मण है और पैसा नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानता, शहरी नहीं है, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर सिर्फ पैसे वाला भी हो और उसको अंग्रेजी और बाकी बाजार नहीं आता हो पुराने जमाने का, तो उसको भी इस सिस्टम में कोई पूछने वाला नहीं। दो चीज हो जाए, तीन चीज हो जाए तो वो निश्चित शोषक है। तो आप अगर ये वर्गीकरण करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, ये बहुत साफ ढंग से वो बताते हैं। और ऐसा एक मामले में नहीं है, मुझे तो याद है बजट पे उन्होंने लिखा, बजट को कैसे समझें और बजट के प्रोविजंस को किस तरह से सरकार इस्तेमाल करती है और हमको कैसे देखना चाहिए। ये चीजें इतने ढंग से मैंने कहीं नहीं पढ़ी, अभी तक नहीं पढ़ी, जो किशन जी के उस छोटे लेख। तो इस तरह से वो सारी चीजों पे उनकी नजर थी, और सबको इतने, बल्कि कई बार हम सब लोग अखबारों में और मीडिया में रहे, सीनियर पोजीशन पे भी रहे, तो कई चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं, कई चीजों की सफाई नहीं होती। तो हम इंतजार करते रहते थे कि किशन पटनायक लिखें या कहीं बोलें, या फिर कभी फुर्सत में मिलें तो उनसे ये बात करें। और वो जब बोलते थे तो चीजें बहुत साफ हो जाती थी, बहुत साफ दिखाई देने लगता था कि असल में यही हुआ है। और आज अगर किशन पटनायक के न रहने पे हमको कोई अफसोस लगता है, कोई कमी दिखती है, वो यही है कि अब किशन पटनायक नहीं है, तो बहुत सारी चीजें जो लोहिया के बारे में सर्वश्री दयाल सक्सेना की कविता है कि उसके न रहने पे क्या उसका मतलब है, और किन लोगों का कारोबार फिर ज्यादा जोर शोर से शुरू हो गया है, वो किशन पटनायक पे सबसे लागू होता है कि जिन लोगों का कारोबार ऐसा है उनको कोई टोकने वाला भी नहीं है, उनके बारे में समाज को बताने वाला भी कोई नहीं है, उसके खिलाफ जितनी भी शक्ति अपनी है उससे लोगों को गोलबंद करने वाला भी कोई नहीं है। कोई, असल में लीडर का काम यही है कि चीजों को समझे बेहतर ढंग से, समझाए, लोगों को टोके, जो गलती कर रहे हैं उनको बताए, अगर उतने से बात नहीं बनती है तो उनके खिलाफ दबाव बनाए, और दबाव अहिंसक ढंग से बनाए जो गांधी का तरीका है। और किशन पटनायक के लोगों ने एनरॉन से लेके बल्कि एनरॉन में जाके इतनी गिरफ्तारी महाराष्ट्र में बाहर के लोगों ने दी कि जो वहाँ के स्थानीय साथी थे वो थोड़े हैरान थे। जब टिकैत का आंदोलन हुआ था किसानों का, तो हमने बड़ी संख्या में लोग बाहर से मोबिलाइज किया था। उड़ीसा से लोग आए थे, बंगाल से लोग आए,
बिहार से लोग आए, और वो हमारी शक्ति से ज्यादा था, बल्कि हम उतनी शक्ति हमारी नहीं थी। लेकिन किशन जी ने हर मौके पे खड़े होके अपने दम भर, अपने साथियों के दम भर ये काम किया। अब ये अलग है कि उनको कई लेवल पे लड़ना पड़ता रहा, साधनों का अभाव जिंदगी भर रहा, परिवार से एक तरह से कटे ही रहे। वानी जी वाला रिश्ता जरूर जीवन रक्षक था उनके लिए, लेकिन बाकी परिवार से उन्होंने कुछ लिया दिया नहीं, और बल्कि मेरे ख्याल से पारिवारिक संपत्ति में भी कोई हिस्सा उनको न मिला, न उन्होंने कभी लिया। तो उधर से फिर खुद की कमाई कभी ऐसी नहीं रही कि दो पैसा चार पैसा बचे और कहीं घर ले सकें कोई। वो भी घर शायद आखिर में फैसला हुआ, और वो वानी जी के पैसे से ही, और वानी जी ने ही लिया। वो किशन जी एक फ्लैट भी लेने की स्थिति में नहीं रहे। कहीं लाइब्रेरी, कहीं किताब, कहीं कुछ नहीं, एक झोला उनके साथ, एक बड़ा झोला जिसमें दो चार कपड़े, और ये लेके वो देश भर में घूमते रहते थे। कपड़े धो लेना, हम सब लोग जिद करके कई बार कपड़े धो दें साथ में रहने पे, तो अलग बात है, नहीं तो कपड़े धो लेना खुद से, उस जो मिले वो खा लेना। कभी खाने के लिए मुझे, बल्कि कई बार उनको खाते देख के अंदर से पछतावा सा होता था। जैसे आम बहुत चाव से खाते थे, और जब वो हों तो मेरे जैसे लोग जो ये जानते थे, वो थोड़ा आम वैरायटी और ला दो, थोड़ा ज्यादा ला दो, तो वो खाते देख के उनको लगता था कि बताओ इस आदमी को इतना ये चीज प्रिय है और मिलता नहीं है, या उसके लिए कभी कोशिश, कभी लेके कहीं खाते हो, कहीं कुछ करते हो, कुछ नहीं। बल्कि वो जो खाते थे, हम सब लोग एक दौर में, समता संगठन वाले दौर में, तीन चार चीजें बेसिक मानते थे संगठन के लिए, कि 1 घंटा रोज का समय देना, अपने खर्च या आमदनी का 1% पार्टी संगठन में देना, और मल्टीनेशनल के सामान का इस्तेमाल न करना। तो किशन जी का कहना था कि वो बाकी चीजें तो जो भी हो वो पार लगता है वो करते हैं, लेकिन ये मल्टीनेशनल वाले पे वो कई बार इस शर्त को नहीं मान पाते, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे होते हैं जहां खाने को कुछ भी नहीं मिलता, बिस्किट जैसा चीज कहीं मिलता है, तो उस जगह अगर वो खाएंगे नहीं तो फिर जीवित रहना मुश्किल है। तो भूख मिटाने के लिए कई बार वो इस शर्त को तोड़ते थे। तो ऐसी मुश्किल स्थितियों में रह के भी वो आदमी कैसे दिन रात काम करता रहा, दिन रात समाज की सोचता रहा, दिन रात लोग ट्रेंड करने की सोचता रहा। और जो जुड़ाव मैं महसूस करता हूँ, जबकि मैं उस तरह से पार्टी का ओल्ड टाइमर नहीं रहा कभी, मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई करता रहा, नौकरी करता रहा, एक मेंबर रहा, सिंपैथाइजर रहा, उनके साथ जुड़ाव रहा मन से। बल्कि एक दौर ऐसा आया कि दिल्ली में जब सुनील, चेंगल और जसवीर, तीन यहाँ के हमारे बड़े साथी निकल गए यहाँ से, योगेन चले गए चंडीगढ़ पढ़ाने, उस दौर में दिल्ली में ऐसी स्थिति हो गई कि मैं, हरिमोहन, एक दीपक सिन्हा थे, इस तरह के दो तीन लोग ही रहे जो थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाए, जो बाहर के आंदोलनों को लीगल मदद दे पाए, जिनके लिए मीडिया में कुछ कवरेज करा पाए, जिनके लिए यहाँ आने पे उनको किसी किस्म का सहयोग चाहिए वो कर पाए। तो ये हम लोग करते रहे। लेकिन ये सब चीजें किशन जी के लिए जो उनसे लगाव है, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग हैं जो मुझसे ज्यादा किशन जी से जुड़े हुए थे। बनारस के साथी, राम जन्म, चंचल, अफलातून, सोमनाथ, ये सब ऐसे लोग थे जो किशन जी का परिवार का हिस्सा हैं। शिवपूजन, शिवपूजन के लिए बल्कि बिहार के एक बड़े नेता कहते हैं शिवपूजन जी के लिए। शिवपूजन जी एमएलए हुए थे, और उस जमाने के डबल एमए हैं, और एसवाईएस में थे, और बहुत लड़ाकू और बहुत ही अद्भुत स्वभाव वाले हैं। तो उनके बारे में ये एक दूसरे उनकी बिरादरी के नेता कहते थे कि किशन पटनायक इनको बेवकूफ बनाए हुए, नहीं तो अब तक तो ये जाने क्या नेता हो गए। लेकिन शिवपूजन जी ने कभी उसके लिए कि वो किसी पार्टी में चले जाएं, और तो ऐसे लोग भी रहे। फिर ऐसे लोग भी रहे जैसे शिवानंद जी गए चुनाव लड़ने, और उस चुनावी पॉलिटिक्स में रहे। नीतीश कुमार गए, बल्कि एक दौर में तो 80 में हमारे पार्टी के छः छः सात सात लोगों को कर्पूरी जी ने और छोटे साहब ने बिहार में, तो उन्होंने टिकट दिया, जिसमें कुछ उनकी बिरादरी के लोग थे, कुछ उनकी पॉलिटिक्स के अनुकूल लोग थे, और वो मैं पाता हूँ कि उसमें से ज्यादातर लोग
आज की तारीख में काफी अच्छी जगहों पे। उड़ीसा की पॉलिटिक्स में 5 6 MP, 4 MP हर दफे जो किशन जी की पॉलिटिक्स से जुड़े रहे हैं। बल्कि ये लोग भी करामाती थे, मैं सिर्फ किशन पटनायक की बात नहीं करूंगा। जैसे गंधमार्दन का आंदोलन चल रहा था, तो किशन जी ने कहा कि यार मुझे तो भरोसा नहीं है कि गंधमार्दन में इतने लोग जुट जाएंगे। तो वहां के दो साथियों ने कहा कि किशन जी आप जो भी कहेंगे हम वो पूरा करेंगे। और जो भी बात तय हुई उससे कई गुना ज्यादा वहां आयोजन हुआ, लोगों की भागीदारी। सिंगरौली में एक दफे हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो किशन जी को जो सामान्य ढंग से बात करें, उन्होंने कहा कि लोकल लोग नहीं आए होंगे, कि मुझे लगता है कि हम लोग लोकल लोगों तक नहीं पहुंच पाते। वहां के जिस साथी को आयोजन की जिम्मेदारी थी उसने कहा कि आपको नहीं मालूम है ठीक, कि अभी मैं हाथ उठवा देता हूँ। उन्होंने हाथ उठवाया तो वहां ज्यादातर लोकल लोग। तो वही कि किशन जी के ये साथी भी बड़े विलक्षण, यही भक्तचरण आज कांग्रेस में है। भक्तचरण ने पदयात्रा इतने बड़े पैमाने पे की, सारे इलाके की, और इस तरह से आंदोलन को साइकिल से यहाँ से हम लोग असम गए, असम आंदोलन के समर्थन। हम पंजाब में के आंदोलन के समर्थन में यहाँ से अमृतसर गए। तो ये सब अच्छा, और ऐसे ऐसे आयोजन हुए। उस दौर में पहले साइकिल मिल जाता था ऐसे साइकिल यात्राओं के लिए, लेकिन जैसे ये हुआ कि हम असम आंदोलन के समर्थन में जाएंगे, जो साइकिल कंपनियां थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम साइकिल आपको उपहार में नहीं देंगे, अब आप जाइए और बाजार से खरीद सकते हो तो खरीदिए। हमको आखिरी वक्त में साइकिल खरीदने का पैसा ऐसे मुश्किल से जुटाना पड़ा, लेकिन वो बड़े मजे से पैसा भी जुट गया, और कार्यकर्ता, बल्कि हर जगह कार्यकर्ता बढ़ते ही गए। तो जब निकले किशन पटनायक, तो अकेले ही निकले होंगे, लेकिन उनके साथी, और उनको कोई मोह किसी किस्म का नहीं था। मैं तो देख के हैरान था। जैसे रमा मित्रा ने उनको अपने बैंक खातों में सब जगह साझेदार बना के रखा था। और मुझे मालूम है, क्योंकि मैं रमा जी के साथ रहता था और उनके कई काम देखता था। रमा मित्रा माने लोहिया की जो साथी थी। और रमा जी जब मरी हैं, तो किशन जी ने बगैर किसी गिनती के, बगैर कुछ देखे सुने, जो भी पैसा उनके खाते में था वो उनके भाई के नाम कर दिया। उन्होंने कभी उस खाते का, बल्कि वो रमा जी भी बोलती थी कि ये ऐसा साथी हमने रखा है जिसको इस धन से कोई मोह, एक पैसे का मोह इस तरह। तो किशन पटनायक ने अपने पैसे का भी मोह नहीं किया, बाहर के, और पद का भी मोह नहीं किया। मुझे मालूम है अच्छी तरह, वो हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बनाने की पेशकश वीपी सिंह कर रहे थे, और किशन जी ने उसको ऐसे ठुकरा दिया, जो भी कोई संदेश लेके आया वीपी सिंह का उसके आगे, कि वो आदमी हैरान था और वीपी सिंह हैरान थे, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका की नियुक्ति दी जा रही है, और कोई आदमी ऐसे रिजेक्ट कर देगा, ऐसे हंस के टाल दिया, जैसे कोई उनके साथ मजाक कर रहा हो, कोई चुटकुला कर रहा हो कि यहाँ राज्यपाल बन जाओ। बोले वो राज्यपाल बन, वो क्या करेंगे। तो किशन पटनायक को पद, पैसा, इन सब किसी चीज से कोई मोह कभी नहीं था। बल्कि वो ये गिनती कराने में भी थोड़ा हिचकते थे कि एमपी रहे हारे जीते। जो काम वो कर रहे थे और जो काम उन्होंने किया, उसके बारे में 100% कमिटमेंट था, और उसके लिए जी जान से उन्होंने कोशिश की। उनके साथियों ने कोशिश की, उनके कई साथी फिसले, कमजोर हुए। उन्होंने लिखा भी है कि जब हमारे साथी हमारे पास से निकलते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। लेकिन फिर उनकी स्थिति मैं देखता हूँ, उनके घर की स्थिति देखता हूँ, उनके एम्बिशन को देखता हूँ, तो मुझे कई बार लगता है कि शायद हम ही लोग ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। इतने गरीब परिवारों से निकले बच्चे, इतने कमजोर परिवार से निकले, उनके अपने एम्बिशन होंगे। ये एनजीओ वाले बहस में भी, कार्यकर्ता खाएगा कैसे, रहेगा कैसे, परिवार कैसे चलेगा, ये एनजीओ के पक्षधरों ने बहुत वकालत की। और हमारे काफी साथी टूटे हैं एनजीओ मूवमेंट, काफी अच्छे लोग गए हैं उस तरफ, और बल्कि आज वहाँ के शेष लोगों में। लेकिन किशन जी ने कभी कहा कि वो कम खा के रह लो, पेट बांध के रह लो, लेकिन समाज का काम और इसका काम विदेशी पैसे पे नहीं हो सकता। और हम देख रहे हैं कि एनजीओ में आज क्या, इवन लोग जो आते हैं भीड़, आप कहिए सभा में, उनकी दिहाड़ी लगती है, उनके आने जाने का किराया दिया जाता है, तब जाके लोग आते हैं। तो अगर समाज का पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल सोशल कामों में इसी तरह से होगा कि पेड होगा,
तो फिर समाज का नेतृत्व भी ऐसा ही होगा जो पैसा दे के हर चीज चाहता है हासिल कर ले। वो सिर्फ राज्य सरकारें नहीं हथियाता है और केंद्र में चुनाव नहीं जीतता है पैसे के बल पे, और एमपी गिरी नहीं पाता है। वो समाज के हर चीज का वो अनाज बांट के चुनाव जीत जाता है, वो इस तरह के लाभ बांट के। तो समाज को भी ट्रेन करना होगा और समाज को भी कीमत देनी होगी अच्छे और सम्मानपूर्वक जीवन की, समानता के जीवन की। ये किशन पटनायक की ट्रेनिंग है और किशन पटनायक ने अपने व्यवहार में ये करके दिखाया। और इसी मुश्किल में सैकड़ों ऐसे तपे तपाए कार्यकर्ता तैयार किए, अध्यापक तैयार किए, ब्यूरोक्रेट तैयार किए, पत्रकार तैयार किए, जो आज भी किसी न किसी किस्म से उनसे प्रभावित हैं। उनको गए 18 साल हुआ। आज मैं फेसबुक देख रहा था, मुझे कम से कम 20 पोस्ट ऐसे दिखाई दिए जो उनकी तस्वीरों के साथ उनको याद करने वाले लोग। और ये कोई अनजान इसमें कोई नहीं है, सब लगभग परिचित हैं। और सबका काम मैं पाता हूं कि अभी भी कोई भी करप्ट और भ्रष्ट जो किशन जी के साथ का या बाहर का, वो उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि इस नाम के साथ, इस तस्वीर के साथ कुछ कीमत जुड़ी हुई है, और अगर हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि भैया तुम कर क्या रहे हो और तुम इस आदमी का नाम क्यों ले रहे हो। ये कबीर का मामला है कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, तो तभी साथ आएगा जो अपना घर जलाए। जो नाम बड़े मैं ले रहा हूँ, मुझे याद है कि जिस दिन किशन जी की मौत की खबर गई, नीतीश जी ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। नीतीश जी बहुत मानते थे और किशन जी भी नीतीश जी को बहुत मानते थे, लेकिन नीतीश कुमार किशन पटनायक का नाम पब्लिकली नहीं ले सकते सारे आदर के बावजूद, क्योंकि जैसे नाम लेंगे वैसे उनको ये भी सफाई देनी पड़ेगी कि तुम किशन पटनायक की पॉलिटिक्स कहाँ है। लालू यादव को हमने देखा है खुद से कि वो किशन जी को किस तरह से गुरुजी कहते हुए, ग्लोबलाइजेशन वाले सवाल पे हम गए थे कि कुछ मुकदमा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पुराने एसवाईएस वाले, उन्होंने किशन जी से कहा कि इसमें बहुत सारे प्रोविजन ऐसे हैं जिसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट मूव करे कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो कोर्ट भी दखल दे सकता है, कुछ चीजें हम भी रुकवा सकते हैं। तो इसके बाद हम गए थे लालू यादव के यहाँ कि आप इन चीजों पे आपत्ति करिए। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, लेकिन फिर उसी दौर में वो टाटा को लेके, अंबानी को लेके देश विदेश घूमते रहे पूंजी लाने के लिए। तो कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है, और ये अच्छी बात है। लालू जी सब सम्मान था वार्ता के लिए, हमको याद है विज्ञापन लेने हम लोग गए तो किस तरह से, हालांकि वो विज्ञापन बाद में रोक दिया अशोक जी वगैरह के कहने से। लेकिन इस सब की भी एक कीमत है, इसलिए जो लोग भी इस पॉलिटिक्स में हैं और सफल हैं और सफलता के लिए कुछ किशन पटनायक से अलग रास्ते से काम करते हैं, वो उनका नाम लेने से बचते हैं, सब सारे करीबी रिश्ते के बावजूद। और मैं पाता हूँ ये अच्छी बात अभी भी है कि इतना सब होने के बाद भी किशन जी के साथ सारे अभावों से रहने वाले हमारे ज्यादातर साथियों में वो स्वाभिमान और वो समझ है। मुझे याद है पिछले कुछ समय पहले हम लोग पटना में गए, तो ऐसे ही एक साथी को नीतीश जी का बुला हुआ था और कोई कार्यक्रम हम कर रहे थे। उन्होंने बहुत साफ कहा कि इस कार्यक्रम को छोड़ के मैं नहीं जा सकता मुख्यमंत्री से मिलने, और वो नहीं गई। तो ये चीज किशन पटनायक की ट्रेनिंग है, और जो मेरे ख्याल से नए पॉलिटिक्स का, नए समाज का आधार बनते और आधार बना रहेगा आगे भी। किशन पटनायक का जाना, मैं मानता हूं कि सिर्फ पॉलिटिक्स और समाज के लिए उस तरह का ही नुकसान नहीं है, साहित्य संस्कृति के लिए भी, क्योंकि वो समझदारी वाले पॉलिटिशियन और खुद से भागीदारी करने वाले, लिखने वाले, स्केच करने वाले पॉलिटिशियन आज की तारीख में लगभग खत्म होते जा रहे हैं। उस सेंसिबिलिटी को जीने वाले पॉलिटिशियन लगभग खत्म होते जा रहे हैं। तो किशन जी का न रहना इस मायने में भी थोड़ा दुख देता है, लेकिन सबसे ज्यादा यही है जो बात मैंने पहले कही कि काफी सारे मसले आ रहे हैं, काफी सारी गिरावट ऐसी आ रही है, काफी अच्छी चीजें भी हो रही हैं जिनकी उपयुक्त व्याख्या हो और उसके आधार पे आगे की कोई दिशा तय हो।
कोई कार्यक्रम तय हो जिसपे बाकी लोग मुल्क में, अभी भी मैं मानता हूँ कि सैकड़ों जगह जन आंदोलन किसी न किसी रूप में चल रहे हैं, वो एकजुट हों, वो कोई विकल्प बनाने की कोशिश करें, क्योंकि किशन पटनायक जिम्मा बहुत बड़ा था और शुरुआत तो उन्होंने अकेले की पार्टी से निकल के अलग होने की, लेकिन जो साथ भी लिया वो वही 4-5 साथियों से शुरुआत की, इंदुमती जी से, श्रीपाद जी से, केशवराव यादव से, रमा मित्रा से, कमला दीपक से, यही 5-6 लोग थे जिन्होंने शुरुआत की। तो इतनी हिम्मत अगर उनमें थी तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में तो 600 लोग होंगे, 6 लोग नहीं होंगे, कम से कम 600 लोग अभी भी बचे ऐसे होंगे जो उसी बहादुरी से और उसी सोच से काम करते। तो वो एकजुटता, वो एक विकल्प बनाने की बेचैनी ऐसे लोगों में भी आए तो किशन पटनायक के लिए वो सबसे सच्ची श्रद्धांजलि। मैं बाकी बात इतने ही पर ख़त्म कर रहा हूँ, और किसी को कुछ पूछना भी हो तो वो पूछे, थोड़ा बहुत जो संभव है मैं जवाब दूंगा, लेकिन 1 घंटा हो गया, इससे ज़्यादा जी जी, शुक्रिया अरविंद मोहन जी इस आत्मीय वक्तव्य के लिए। और एक तरह से किशन पटनायक जी के कार्यों और उनकी दृष्टि को लेकर बेहद साफ साफ ढंग से अपनी बात रखने के लिए, और यह भी कि आपके इस वक्तव्य से एक वैसे विरल और हर तरह के मोह और माया से मुक्त एक कार्यकर्ता को समझने में सुविधा हुई। अच्छा लगा, और तमाम संदर्भ आए, राजनीति, सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, और इन सब से बढ़कर कि किसी भी कीमत पर बड़े से बड़े पद को ये कर देना, अस्वीकार कर देना, और अपने हिसाब से लोगों को तैयार रखना, निश्चय ही ये सारी बातें आज आई। और मित्रों, अरविंद जी ने यह भी एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही कि जो उनके भाषण हैं, जिन्हें अभी एकत्रित करने की जरूरत है और उसे फिजिकल फॉर्म में, किताबों की शक्ल में लाने की आवश्यकता है। और उनकी विभिन्न किताबें आई हैं, मगर एक तरह से विधिवत जो संकलन है, जो उनका एक समग्र है, वह भी आए, हम इसकी भी उम्मीद रखते हैं। और अरविंद मोहन जी तो स्वयं इस काम से बहुत रुचि रखते हैं, तो अच्छा ही होगा। और मित्रों, अभी बात इसकी भी आई, मनुष्य की जो मनुष्य और मनुष्य के बीच जिस तरह की असमानता है, इसको लेकर निरंतर किशन पटनायक जी सोचते रहे, और उसकी बात भी अरविंद मोहन जी ने की विभिन्न राजनीतिक संकल्पनाओं को लेकर। तो उस पर मैं एक छोटा सा हिस्सा पढ़ता हूं, विकल्पहीन नहीं है दुनिया में से एक छोटा सा हिस्सा कि किशन पटनायक जी इन सब को लेकर क्या सोचते हैं। वे अपने इस आलेख में, जो जनवरी 1998 में लिखा हुआ आलेख है, जो विकल्पहीन नहीं है दुनिया में संकलित है, एक हिस्सा पढ़ता हूं और इसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। वे लिखते हैं कि विश्व के पैमाने पर मनुष्य को आपस में जोड़ना मानव जाति का प्राचीन लक्ष्य है। पहले की सभ्यताओं में इसकी कल्पना, इसकी चर्चाएं जब भी हुई हैं, उनमें संस्कृति और धर्म को ही इसके माध्यम के रूप में सोचा गया, और यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। और आगे वे लिखते हैं कि व्यापार के द्वारा नहीं, संस्कृति के विकास के द्वारा ही मनुष्य का जगतीकरण होगा। संस्कृति का तकाजा है कि आर्थिक नीतियां और विकास की प्रणाली मनुष्य के सांस्कृतिक लक्ष्यों का उल्लंघन न करे। अतः हमारे युग की ये दो चुनौतियां हैं कि मनुष्य की संस्कृति और सांस्कृतिक मानदंडों को हम नए सिरे से
परिभाषित करें और ख व्यापार और विकास की नीतियों को सांस्कृतिक लक्ष्यों के अनुरूप बनाएं। मनुष्य मनुष्य के बीच की विषमताओं को दुर्लंघ्य बनाकर देशों के बीच की विषमताओं को अलंघ्य बनाकर हम व्यापार का ग्लोबीकरण हासिल कर सकते हैं, मनुष्य का जगतीकरण नहीं। मनुष्य का जगतीकरण एक सांस्कृतिक लक्ष्य है। अनकोट। तो इस तरह से बिल्कुल अपने विचारों में स्पष्ट नजर आते हैं कृष्ण पटनायक जी, और उन सब पर आज विस्तार पूर्वक उनके आंदोलन कर्म पर, उनके चिंतन पर, उनके संपादन कौशल पर, संपादन को लेकर उनके समर्पण पर, स्वयं के द्वारा लिखे जाने वाले उनके आलेखों पर और उसके पीछे के परिश्रम पर, इन सब पर आज हमने अरविंद मोहन जी को सुना। काफी अच्छा लगा। और आज के उनके इस जन्मदिन पर यह एकाग्र शुरू हो रहा है। आगे और बहुतेरे लोग जुड़ेंगे, साहित्य के भी लोग जुड़ेंगे, संस्कृति, राजनीति, और जो लोग अभी भी समाज के बीच सक्रिय हैं, जो उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ एक लोग उनमें से भी आएंगे और इस तरह से यह एकाग्र आगे बढ़ेगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी का सहयोग मिलेगा। शंपा शाह जी की प्रतिक्रिया आ रही है अरविंद मोहन जी के लिए कि आपने जो कहा वह मेरे लिए 100 आने सच है, चाहे वह बजट हो, चाहे किसान समस्या, चाहे देश की, हमारे समाज की बुनावट, किशन जी के लिखे के आलोक में ही उसे समझ पाती हूँ। उनका लिखा अपने वजन का सोना है। बहुत आभार उनके व्यक्तित्व से और गहराई से जोड़ने की। शंपा शाह जी। और जो बात अभी अरविंद मोहन जी कह रहे थे कि उनके सच्चे अनुयायियों की संख्या भी 6 नहीं 600 होगी और अधिक होगी। और अगर ऐसे लोग अपने नीचे कुछ और लोगों को जोड़ें, अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ें, तो जो काम अभी भी आवश्यक हैं उन्हें पूरे किए जा सकते हैं और हम सचमुच समाज में कुछ बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद मोहन जी, आप समय निकाले और यह चर्चा पूरी हो सकी। जी आभार, सभी लोगों का आभार। नमस्कार।